सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा हूं और संविधान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, अनुच्छेद 124 में आपके सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट होता है। तो दोनों के डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 124 एक कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो 7 से अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा तथा संसद इसे समय समय पर निर्धारित करेगी। तो अनुच्छेद 24 एक कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें 7 से अधिक न्यायाधीश होंगे और संसद इसे, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, संसद इसे समय समय पर निर्धारित करेगा। तो संसद निर्धारित करता है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को। आगे देखिए, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। अभी की डेट की बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश मतलब टोटल 34 न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए यहाँ पे जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो। दूसरा, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। तो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा होगा, वही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पे चुना जाएगा। या फिर देखिए, अगर ये योग्यता नहीं है तो फिर दूसरी योग्यता दी गई है, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रांगत विधिवेत्ता हो। तो देखिए, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो। पहला पॉइंट क्या है, या तो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो। और तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रांगत विधिवेत्ता हो। इसका मतलब ये है कि वो राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो। तो ये तीनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को अगर वो फुलफिल करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता प्राप्त है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसकी नियुक्ति कैसी की जाती है। नियुक्ति देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार, वैसे तो अनुच्छेद 124(2) के अनुसार है, तो आप अनुच्छेद 124 के अनुसार ही पढ़िए। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह ली जाती है, परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। देखिए, राष्ट्रपति क्या करता है, अगर वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है तो उस समय अगर उन्हें लगता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेनी चाहिए तो वो सलाह ले सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है,
तो 33 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय मुख्य न्यायाधीश की परामर्श आवश्यक है राष्ट्रपति के लिए। बाकी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वो सलाह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से। आगे देखते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यकाल के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक। देखिए, इनका न्यूनतम आयु तय नहीं रहता, लेकिन अधिकतम आयु है 65 वर्ष की आयु तक। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर सकते हैं। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष विधि की रक्षा एवं पालन का शपथ लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं और अपना त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति की बात करें तो इनकी पदमुक्ति जो है संसद द्वारा संसद के कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं सदन में उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा होता है। कहने का मतलब, अगर लोकसभा की बात करें तो 545 सदस्य हैं वर्तमान में लोकसभा में। तो अगर 273 सदस्य का बहुमत प्राप्त है, साथ में जो सदन में उपस्थित सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत, तो जितने सदस्य उपस्थित हैं उसके 2/3 बहुमत और टोटल जो होना चाहिए वो 273 से अधिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुल सदस्य की संख्या का बहुमत कहा है। तो टोटल 273 से अधिक होना चाहिए जो सदन में उपस्थित सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत। तो अगर लोकसभा में 273 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित हो जाता है और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं वर्तमान में, तो वहां से 123 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित हो जाता है, तब जाकर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की पदमुक्ति होगा, जिसे महाभियोग भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नोट देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, तो उसके बाद वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। हाई कोर्ट के केस में जो आपके उच्च न्यायालय है, अगर वहां से रिटायर हो जाते हैं तो उस राज्य को छोड़कर हाई कोर्ट के जो जज है वो वकालत कर सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के केस में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं, तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। आगे देखिए, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थल पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक कर सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में है, तो अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर दिल्ली से अतिरिक्त किसी अन्य स्थल पर जाकर सर्वोच्च न्यायालय का बैठक कर सकता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। आगे देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से संबंधित प्रावधान। तो कौन कौन से अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण अधिकारों को देखते हैं। अनुच्छेद 131 के अनुसार आरंभिक क्षेत्राधिकार। तो देखिए, इसमें पहला है भारत सरकार व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत सरकार के साथ किसी राज्य का विवाद हो जाता है, तब उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। भारत सरकार के साथ बहुत सारे राज्यों का विवाद हो जाता है, तब भी इसका निपटारा कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा पॉइंट है
राज्य व राज्यों के विरुद्ध विवादों का निपटारा। तो राज्य और राज्यों के विरुद्ध कहने का मतलब अलग अलग राज्यों में विवाद हो जाता है तो भी उसका निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो राज्य और राज्य के विरुद्ध जो विवाद होगा उसका भी निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है अनुच्छेद 131 के तहत। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 132। ये है आपका अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार है ये। इसके तहत देखिए, पहला, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध। अगर उच्च न्यायालय का निर्णय किसी को सही नहीं लगता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय पर अपील कर सकता है। तो हाई कोर्ट में अगर केस हार जाते हैं कई लोग तो वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराते हैं। तो ये जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 132 में। फिर है संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो तब। अगर संविधान की व्याख्या की बात आ जाती है तब वहां पर सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 132 के तहत संविधान की सही व्याख्या करता है। यह है अपीली क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का। अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति। तो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो आपने मौलिक अधिकार पढ़ा था, उस समय देखा था कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की 5 शक्ति दी गई है, जिसमें बंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। तो इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 32 से सर्वोच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 137 की बात करें तो न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को, जो कि अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से प्रेरित है न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय कोई अध्यादेश, कानून, नियम, उपनियम आदि की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है। तो अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को, जिसके तहत वो अध्यादेश, कानून, नियम, उपनियम आदि की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 143 की बात करें तो इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगने पर परामर्श देता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये पॉइंट जो है मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तब भी बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग विशिष्ट क्षेत्राधिकार। तो विशिष्ट क्षेत्राधिकार की बात करें अगर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की, तो संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार जो प्राप्त है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। संविधान का संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, साथ ही मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल अधिकारों मतलब मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक, साथ में संविधान का भी संरक्षक कहा जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को। भारत के मूल संविधान में या संशोधनों में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत के संविधान में या उसके संशोधन में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही कॉलेजियम प्रोसेस कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को। कैसे नियुक्ति होती है मैंने ऊपर आपको बताया था, देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, जिसमें वो
राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ले सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश की परामर्श लेना आवश्यक है। तो इसी को कहा जाता है कॉलेजियम प्रोसेस, जब यहाँ पर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। उच्च न्यायालय में भी कॉलेजियम प्रोसेस होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग रहता है सर्वोच्च न्यायालय से। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रावधान थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सारे। तो इतने को आप पढ़ लीजिए, इससे आपका एग्जाम के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।